हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर से हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो हम जो बात कर रहे हैं यूनिट 2 से रिलेटेड मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात कर रहे थे, जिसमें लास्ट जो लेक्चर्स हम लोगों ने कवर किए हैं उसमें डिफरेंट टू टाइप की जो प्रॉब्लम बेस्ड है एमडीएम के ऊपर वो हमने डिस्कस की। जिसमें सिंपल सी प्रॉब्लम्स हमने ली थी, एक सिंगल जॉइंट का केस हमने लिया, एक फिर सिंपल कंटिन्यूस बीम हमने लिया। और आज जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक कंटिन्यूस बीम की बात करने वाले हैं, बट इसमें जो हमने कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हैं वो ये हैं कि एक तो जो ए पार्ट है यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं ये ओवर हैंगिंग कंडीशन। दैट मीन कि अगर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मैं किसी कंटिन्यूस बीम को सॉल्व करता हूँ और उसमें अगर ओवर हैंगिंग आ जाता है तो उस केस में क्या चेंजेस आते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कि हमने आई की कुछ वैल्यू चेंज की है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी स्पन पे आई जो है वो ट्वाइस दिया हुआ है, तो 2i की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सो बी से सी हमारा कंटिन्यूस है, देन सी से डी पे फिर हमने यहाँ पे एक कपल को भी कंसीडर किया है जो सेंट्रिक कपल इस पे एक्ट कर रहा है, और एक एंड इसका फिक्स्ड है और बाकी सेकंड एंड जो है वो ओवर हैंगिंग कंडीशन में। राइट, तो ये एक थोड़ा डिफरेंट केस होगा, इसमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं वो बेसिकली हम लोग देखेंगे, बाकी जो स्टेप्स होंगी ऑलमोस्ट वैसे ही चलेंगी। सो स्टेप नंबर फर्स्ट से हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको एनालाइज करना है एमडीएम से, मींस मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा एज यूजुअल होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं जिस कॉलम को हम नाम क्या देते हैं, ज्वाइंट नाम देते हैं। राइट, उसके बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इस ज्वाइंट से रिलेटेड कितने मेंबर्स बेसिकली यहाँ पे लाई करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होता है मेंबर्स के लिए, मेंबर्स का एक कॉलम आ जाएगा। देन फिर हम लोग आगे बात करते हैं, तो फिर नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है किसका, रिलेटिव स्टिफनेस, जिसको हम आर एस से डिनोट करते हैं। तो एक नेक्स्ट हमारा कॉलम हो गया रिलेटिव स्टिफनेस का। और फिर हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं टी आर एस की, मीन्स टोटल रिलेटिव स्टिफनेस की हम लोग बात करते हैं। और एक लास्ट कॉलम जो हमारा आता है वो आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। राइट, तो दैट मीन कि जब भी हम लोग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में पहला कॉलम आपका ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट की बात करेंगे, देन फिर उससे रिलेटेड मेंबर की बात करेंगे, फिर उसकी रिलेटिव स्टिफनेस निकालनी है, देन फिर उसकी टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालनी है उस पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए, और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालने। तो अब सबसे पहले ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये कंटिन्यूस बीम दिख रहा है, और ज्वाइंट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट का मतलब होता है वो सेंटर का सपोर्ट जिसके लेफ्ट में भी सपोर्ट हो और जिसके राइट में भी सपोर्ट हो। राइट, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी एक ज्वाइंट यहाँ पे होगा, बिकॉज बी के लेफ्ट में एक सपोर्ट है जिसको आप ए बोल सकते हैं, और बी के राइट में एक सपोर्ट है जिसको आप सी बोल सकते हैं। दैट मीन कि बी एक ज्वाइंट है बिकॉज इसके लेफ्ट में भी एक सपोर्ट आ रहा है और इसके राइट में भी सपोर्ट आ रहा है। इसी तरीके से सी भी एक ज्वाइंट कंसीडर होगा, बिकॉज इसके भी लेफ्ट में एक बी सपोर्ट है और इसके राइट में एक डी सपोर्ट। बट अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो कहाँ पे होता है, वो ए पॉइंट पे होता है, क्योंकि हमको ये लगता है कि यहाँ पे ए से ई भी एक मेंबर जा रहा है, दैट मीन ए भी एक ज्वाइंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो ए से ई मेंबर जा रहा है बेसिकली वो ए बी मेंबर का ही पार्ट है जो कि उस सपोर्ट को ओवरहैंग करके बाहर निकला हुआ है, ना कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा मेंबर लगा हुआ है। वो सिर्फ ए से बी का ही पार्ट है जो आपका एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया है। दैट मीन कि ए ई को हम ओवरहैंगिंग मानेंगे, ना कि कोई एक डिफरेंट मेंबर मानने वाले हैं। तो हमारा जो बीम होगा वो बेसिकली ए से डी ही कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो हमारे यहाँ पे दो ही ज्वाइंट निकलेंगे, पहला ज्वाइंट आपका बी हो जाएगा, नेक्स्ट आपका जो ज्वाइंट है वो सी हो जाएगा। एक बी ज्वाइंट हो गया, एक सी ज्वाइंट हो गया। अब बी ज्वाइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो बी पे कौन सा मेंबर है, बी पे हम खड़े हो जाते हैं, बी के लेफ्ट में देखेंगे तो बी ए एक मेंबर आएगा, दैट मीन एक मेंबर हमारा बी ए हो जाएगा। फिर बी के राइट में अगर हम देखते हैं तो बी से सी एक मेंबर हमें दिखेगा, दैट मीन नेक्स्ट मेंबर हमारा हो जाएगा बी सी। उसके बाद सी ज्वाइंट पे आ जाइए, सी ज्वाइंट पे अगर आप देखते हैं तो सी से एक बी मेंबर आपको दिखेगा और फिर सी से एक डी आपको राइट में मेंबर मिलेगा, मींस यहाँ पे एक सी बी मेंबर है एंड लास्ट वन यहाँ पे एक सी डी मेंबर। राइट, तो सबसे पहले हमें ज्वाइंट कंसीडर करने हैं, ज्वाइंट हमें सेलेक्ट करने हैं कौन कौन से, देन फिर उस ज्वाइंट से रिलेटेड मेंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। अब उस मेंबर्स के लिए हमें उसकी क्या निकालनी है, स्टिफनेस निकालनी है, जिसको हम रिलेटिव स्टिफनेस बोलते हैं। तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालते कैसे हैं, मैंने बोला कि बी ए मेंबर की निकालनी है, दैट मीन आपको बी पे खड़े होना है और आपको किसको देखना है, ए को देखना है। तो मैं बी पे खड़ा होता हूं और मैं ए को देखता हूं, तो ए यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे वो सिंपली सपोर्ट दिया हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आपका सपोर्ट फिक्स्ड और ज्वाइंट को छोड़ के, अगर फिक्स्ड सपोर्ट है या ज्वाइंट है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं आई बाय एल, रिलेटिव स्टिफनेस का। बट अगर फिक्स्ड भी नहीं है और ज्वाइंट भी नहीं है, ये फिक्स्ड भी नहीं है ये ज्वाइंट भी नहीं है, इस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 3i/4l लगाते हैं। दैट मीन कि यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, 3i/4l। यहाँ पे 3 रहेगा, और i की वैल्यू अगर देखते हैं बी ए मेंबर के लिए कितनी दी हुई है,
2i, तो ये 2i हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4l, तो 4 रहेगा और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। दैट मीन अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास i/2। दैट मीन कि आपका फर्स्ट जो रिलेटिव स्टिफनेस है किस मेंबर के लिए, बी ए मेंबर के लिए, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा i/2। अब इसी तरीके से बी से सी मेंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो बी से सी मेंबर की बात कर रहा हूं, तो बी से जब सी पे जा रहा हूं, तो सी बेसिकली यहां पे क्या है, देख रहे तो हमको सिंपली सपोर्ट है, बट वो सी इसके अलावा भी क्या है, देखिए ना आपका ज्वाइंट में भी उसका नाम लिखा हुआ है, दैट मीन वो ज्वाइंट है। और मैंने आपसे क्या बोला कि अगर सपोर्ट फिक्स्ड होगा और ज्वाइंट होगा तो हम क्या लगाते हैं, i/l लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, बीसी मेंबर के लिए कंडीशन लगेगी आपकी i/l, राइट। और यहाँ पे बी से सी जब जा रहे हैं, यहाँ पे आई की कोई कंडीशन दी हुई है क्या, आई कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन कि हम उसको आई ही कंसीडर करेंगे। और डिवाइड बाय एल है, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हमारा जो रिलेटिव स्टिफनेस निकलेगा बीसी के लिए वो निकलेगा कितना, i/4। अब इसी तरीके से हम सी से बी की बात करते हैं, तो सी पे खड़े हो जाइए और बी को देखिए, बी क्या है, सिंपली सपोर्ट दिख रहा है, बट बी इसके साथ में और क्या है, ज्वाइंट भी है, तो जब ज्वाइंट होता है तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन लगेगी, i/l, आई यहाँ पे आपका क्या रहेगा आई, और डिवाइड बाय एल कितना है यहाँ पे 4 रहेगा, क्योंकि सी से बी की बात कर रहे हैं तो वही कंडीशन रिपीट हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम सी से डी की बात करते हैं, सी से डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे डी को देखना है, तो डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, और मैंने क्या बोला, फिक्स्ड और ज्वाइंट पे क्या कंडीशन लगती है, i/l की। इसका मतलब यहाँ भी क्या लगेगी, i/l, और यहाँ सी से डी देखिए आई की कोई वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन आई, और एल कितना दिया हुआ है 4, ये तो ये भी आ जाएगा आपका i/4, राइट। तो इस तरीके से आपको निकालना है, जब भी आप रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं बस आपको ये याद रखना है कि फिक्स्ड सपोर्ट अगर दिखता है और ज्वाइंट अगर दिखता है तो i/l कंडीशन लगती है, जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा कोई भी सपोर्ट होगा, लाइक सिंपली सपोर्ट है, लाइक रोलर सपोर्ट दिया है, लाइक हिंज सपोर्ट दिया है, तो 3i/4l हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन लग रही थी जिसमें हमने 3i/4l लगाया। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे के सारे ज्वाइंट थे या फिक्स था, इसलिए थ्रू आउटली 3 जो मेंबर्स हैं उसमें हमने i/l लगाया। अब इसके बाद हम जाते हैं टीआरएस की बात करते हैं। टीआरएस का मतलब क्या होता है, टीआरएस का मतलब होता है बेसिकली ये जो हमने स्टिफनेस निकाली है ये बीए मेंबर की सेपरेट है, राइट, बीसी मेंबर की सेपरेट है। अब जो टीआरएस है, टीआरएस का मतलब होता है बीए और बीसी किसके मेंबर है, बी ज्वाइंट के मेंबर है। तो बी ज्वाइंट की जो टोटल निकलती है उसको हम टीआरएस बोलते हैं, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस बोलते हैं। तो बी ज्वाइंट की टोटल क्या होगी, बीए प्लस बीसी कर दीजिए, तो बीए की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी, तो बीए निकला था आपका i/2 प्लस बीसी कितना निकला था i/4, इसका हम टोटल कर देते हैं, तो 4 और 2 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 से 4 को कैंसिल करिए तो 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2i, 4 से 4 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा प्लस i, इसका मतलब ये टोटल कितना आएगा 3i डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 3i/4 जो है वो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस है, और वो किसकी है, बी ज्वाइंट की। अब इसी तरीके से सी ज्वाइंट के लिए निकालना पड़ेगा, तो सी ज्वाइंट के लिए क्या करेंगे, सीबी प्लस सीडी कर देते हैं, तो सीबी की वैल्यू आपकी क्या आई थी i/4 प्लस सीडी भी क्या आया था i/4, 4 का एलसीएम आपका आएगा 4, ठीक, और उसके ऊपर बात करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, ऊपर 4 से 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2i, या हम इसको लिख सकते हैं, और क्या हम इसको लिख सकते हैं i/2, तो इसको i/2 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने टोटल निकाल लिया। अब इसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए मैंने सिंपल सी कंडीशन बनाई थी कि जब भी आप डीएफ निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, RS डिवाइडेड बाय TRS। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब भी निकालते हैं तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, वो रेशियो होता है रिलेटिव स्टिफनेस टू टोटल रिलेटिव स्टिफनेस का, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे RS हमारे निकले हुए हैं और TRS भी निकले हुए हैं, तो हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएंगे। लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं बीए मेंबर का, तो RS कितना निकला था i/2, तो यहाँ पे आपने क्या लिया i/2, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल से, और टोटल कितना निकला बी ज्वाइंट का, बी ज्वाइंट का टोटल निकला था 3i/4l, 3i/4 निकला, राइट। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, इसको 2 से 4 को कैंसिल होगा, इसका मतलब ये आएगा, ये इसको आप जब भी सॉल्व करें तो आप इस तरीके से सिंपल कर सकते हैं, जैसे ऐसे में समझ में प्रॉब्लम है तो आप इसको कैसे लग सकते हैं, जैसे i/2 आपने ये लिया, उसको आपने क्या किया, डिवाइड कर रहे हो किससे, 3i/4 से, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3i, उसको उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ 2 से ये क्या होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2, और i से ही i कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2/3, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसके लिए आ जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना आएगा 2/3,
इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या होगा, बीसी मेंबर की वैल्यू कितनी है, I/4, I/4 को फिर आप इसी के टोटल से डिवाइड करेंगे 3I/4 से। तो I/4 को जब 3I/4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/3, राइट। इसी तरीके से आप निकालते हैं सीबी मेंबर के लिए। सीबी मेंबर का रिलेटिव स्टिफनेस कितना है, I/4। I/4 को आपको डिवाइड करना है इसके टोटल से I/2 से। तो I/4 को अगर डिवाइड करोगे I/2 से तो कितना आएगा, 1/2। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आपका कितना है, I/4, उसको फिर आपको I/2 से डिवाइड करना है, दैट मीन यहां भी कितना आएगा, 1/2। और इसको याद रखने के लिए या इसको क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको जब एक फैक्टर मिल गया, लाइक यहां पे हमारा बीए मेंबर का फैक्टर आया 2/3, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी जब एक पर्टिकुलर ज्वाइंट के दो मेंबर के फैक्टर को हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी 1 से कम भी नहीं होती, 1 से ज्यादा भी नहीं होती, दैट मीन वो ऑलवेज क्या होगा, वो 1 होगा। तो हम इस तरीके से भी तो चेक कर सकते हैं कि अगर ये 2/3 आया, दैट मीन कि 1 में से 2/3 को माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो आपका नेक्स्ट फैक्टर होगा, क्योंकि सम करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 है, दैट मीन अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 1/3 होगा। इसी तरीके से अगर ये 1/2 निकला है तो नेक्स्ट क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा, क्योंकि 1/2 मतलब कितना हो गया, 0.5, तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, 0.5, तो दोनों को सम करोगे क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस चेक भी आप इसको कर सकते हैं, या नेक्स्ट एक फैक्टर निकालने के बाद नेक्स्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकल गए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो कौन सी बात करते हैं, वो बात करेंगे हम स्टेप नंबर 2 के लिए। स्टेप नंबर 2 जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, राइट। जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसके नाम होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। और फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट स्पान ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो एक पहली स्पान है वो कौन सी है, पहली स्पान हमारी ए से बी है, नेक्स्ट स्पान क्या है, बी से सी है, उसके बाद क्या है, सी से डी है। लेकिन उसके साथ में और एक और पार्ट क्या है, ए से ई का एक ओवरहैंगिंग पार्ट दिया है। तो आपको फर्स्ट ए ई आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले अपन ए ई का मूवमेंट निकाल लेते हैं। तो ए ई का मूवमेंट मतलब क्या निकलेगा, एम, और ए जो है वो ओवरहैंगिंग है, दैट मीन इसका जो फाइनल मूवमेंट है, इसका फिक्स्ड मूवमेंट नहीं निकालने की जरूरत है, सीधा इसका फाइनल मूवमेंट निकाल सकते हैं। दैट मीन हम इसको कैसे निकालेंगे, ए ई, ये इसका फाइनल मूवमेंट है जो कि अभी भी इतना ही रहेगा, और लास्ट में जब अपन सबका फाइनल मूवमेंट निकालेंगे उसके साथ में देखेंगे तो वो भी इतना ही रहेगा, ये डायरेक्ट निकल जाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ए को निकालने के लिए आपने क्या किया, ए से ई की बात कर रहे हैं, यूडेल लग रहा है, कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, यूडेल कितने का है, 5, तो यहां पे हो जाएगा 5 इनटू डिस्टेंस कितनी है, 1.5 इनटू डिस्टेंस बाय 2, 1.5/2, क्योंकि यूडेल में क्या लेते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस बाय 2। जब भी हमें यूडेल की वजह से मूवमेंट लेना है तो हम क्या लेते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस बाय 2, दैट मीन लोड हो गया 5, डिस्टेंस हो गई 1.5 पे लग रहा है, इनटू डिस्टेंस बाय 2 मतलब 1.5 का हाफ ले लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 5.625 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको प्लस में लेना है कि माइनस में, तो बेसिकली यहाँ पे ये लग रहा है, तो कभी भी इधर पे भी जो मूवमेंट है ये ओवरहैंगिंग पार्ट है, कोई पार्ट आपका ओवरहैंगिंग ऐसे निकला हुआ, तो अगर इसको बैलेंस करना है, दैट मीन कि अगर कोई लोड इसके ऊपर लगा है वो लोड इसको क्या कर रहा है, ऐसे डाउन कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये डाउन ना जाए, वो ऐसा स्टेबल रहे, तो दैट मीन क्या करें, ये इधर के लोड की वजह से इसको डाउन कर रहा है, तो हम इस तरफ भी सपोर्ट के इस तरफ भी लोड लगा दे, वो क्या करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। तो अगर मान लीजिए इधर 5 का लोड लग रहा है जो इसको डाउन कर रहा है, तो मैं इस तरफ भी 5 लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वहां पे बैलेंस हो जाएगा। तो ओवरहैंगिंग में हमेशा हमको बैलेंस करना है कि अगर यहाँ पे मूवमेंट कितना आ रहा है, 5.625, इसका मतलब वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा 5.625 वो क्लॉकवाइज आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेम वैल्यू आपकी लग जाएगी एंटी क्लॉक से, जिससे स्ट्रक्चर वहां पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन कि यहाँ पे आ रहा है, जब भी आप लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हो, लेफ्ट हैंड पे ओवरहैंगिंग की बात कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड पे हमेशा याद रखिएगा कि इसको क्या लेना है, आपको पॉजिटिव ही लेना है। और अगर यही ओवरहैंगिंग राइट साइड पे होता, दैट मीन कि डी से आगे निकला होता, तो उस केस में आप इसको क्या लेते हैं, एंटी क्लॉक लेते हैं। तो आप इस तरीके से उसको याद भी रख सकते हो और इस तरीके से आप उसको समझ भी सकते हो। तो ये बेसिकली हमको पॉजिटिव ही कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट में जो डायग्राम बनाएंगे उसमें और देखेंगे। तो ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम जाते हैं ए बी स्पान पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फॉर स्पान ए बी, राइट। ए बी स्पान पे जाते हैं, सबसे पहले ए बी पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट एम बार ए बी निकालते हैं। ए बी स्पान पे अगर आप देखें तो कौन सा लोड लगा है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है कंसंट्रेटेड लोड, या जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड भी बोलते हैं। और कहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर पे है क्या, नहीं है, वो सेंट्रिक है।
इसेंट्रिक का मतलब यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे है और वहां से कितने पे 1 है, मतलब वो सेंटर पे नहीं है। तो जब सेंटर पे नहीं होता मतलब वो ए बी डिस्टेंस पे होता है। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए बी वाला लगता है। ए बी मतलब क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर वाली कंडीशन रहेगी, राइट। अब इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा। माइनस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं ए से बी जब जाएंगे तो ए से बी जाएंगे, ये लोड की वजह से ये डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉक लगता है और यहाँ पे क्या लगता है, इसको बैलेंस करते हुए क्लॉक लगता है। सो ये माइनस होगा। उसके बाद W की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, तो ये 2 आ जाएगा इंटू B की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय L स्क्वायर। L मतलब कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके ये जो पूरी वैल्यू आती है वो आएगी 8.89, माइनस में 8.89 किलो न्यूटन मीटर, ये इस तरीके से आएगी, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोडिंग देखनी है। फिक्स्ड मूवमेंट निकालते समय सपोर्ट कंडीशंस को हमें नहीं देखना, क्योंकि हम जब हम फिक्स्ड मूवमेंट निकालते हैं तो हम उसको फिक्स्ड तो मानते हैं, तो सिर्फ हमें लोडिंग का नेचर देखना है कि किस टाइप की लोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड लोड था और एसेंट्रिक था, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ए बी वाला लग गया। अब ए से बी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, तो हम एम बार बी ए निकालेंगे, राइट। तो एम बार बी ए की अगर मैं बात करता हूं, अब हम निकाल रहे हैं सेकेंड एम बार पी ए, उसी स्पान पे बात कर रहे हैं, मतलब वही नेचर की लोडिंग है, मतलब फॉर्मूला भी वैसे ही लगेगा, बस प्लस में होगा और ए का स्क्वायर होगा। लास्ट फॉर्मूले में किसका था, उसमें बी का स्क्वायर था, तो इसमें किसका हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो लोडिंग आपकी वही है 40, राइट। ए की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, इंटू बी कितना है 1, डिवाइड बाय एल कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये पूरा सॉल्व होके जो आएगा बी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 17.77 किलो न्यूटन मीटर, या 17.8 भी उसको लिख सकते हैं, या 17.77 किलो न्यूटन मीटर की वैल्यू, राइट। अब इसी तरीके से हम जाते हैं नेक्स्ट स्पान पे, बीसी स्पान की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे और स्पान बीसी मेंबर की बात करें तो बीसी स्पान पे अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा लोड लगा है, बीसी स्पान पे लगा हुआ है यूडीएल, और यूडीएल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, मतलब पूरी स्पान पे सेम लोड लगा है। तो जब यूडीएल होता है तो फिक्स्ड मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड मूवमेंट एम बार बीसी की हम बात कर रहे हैं, मतलब बीसी एम बार बीसी, और ये क्या होता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 की कंडीशन यहाँ पे रखते हैं, राइट। बी से सी की बात करते हैं जब यूडीएल का केस हो, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो W आपके पास कितना है 10, L कितना है आपके पास 4 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस में आप लगाएंगे WL स्क्वायर बाय 12, तो ये आती है 13.33 किलो न्यूटन मीटर, राइट। इसी तरीके से जब B से C आपका ये लगाया आपने, तो एम बार CB अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसका मतलब पूरी स्पान पे सेम लोड है, तो सेम लोडिंग है, इसका मतलब लेफ्ट में जितना मूवमेंट आएगा फिक्स्ड एंड उतना ही राइट में आएगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा WL स्क्वायर बाय 12। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जब हम लेफ्ट से राइट के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाती है वैल्यू, और जब राइट से लेफ्ट के लिए निकालते हैं तो वैल्यू को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब सेम कंडीशन लगेगी, सेम फॉर्मूला लगेगा, तो आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, सिर्फ आएगा पॉजिटिव में 13.33 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो जब भी यूनिफॉर्म लोडिंग होती है दैट मीन कि दोनों एंड पे ट्रांसफर जो हो रही है लोडिंग वो सेम हो रही है, तो फॉर्मूला भी दोनों एंड का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहली वाली जो कंडीशन से ए बी की, उसमें आपका फॉर्मूला ये अलग था और ये थोड़ा अलग था। वो क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि लोडिंग सेंटर पे नहीं थी, तो लोडिंग जो ट्रांसफर हो रही थी अलग अलग हो रही है, तो फॉर्मूला भी तो अलग अलग होगा, तभी तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, इसलिए वो डिफरेंट था, राइट। अब इसी तरीके से हमारी बीसी की बात होगी। अब लास्ट स्पान हमारे पास क्या बच रहा है, सीडी और स्पान, सी से डी की बात अगर हम लोग करते हैं, सीडी पे मेंबर कितना है, सबसे पहले हम एम बार सीडी की वैल्यू निकालेंगे, एम बार सीडी, और सीडी पे आप देखिए कौन सी लोडिंग है, तो सीडी पे एक आपका लगा हुआ है कपल, और कपल कहाँ लगा है, सेंटर पे लगा है, नहीं लगा है सेंटर पे, बिकॉज यहां से आप देख सकते हैं कि ये 4 मीटर टोटल 4 मीटर स्पान है, और डी से जो उसकी स्पेसिंग दी है वो कितनी दी है, 3 दी है, तो 4 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1, दैट मीन कि यहां से जो स्पेसिंग होगी वो क्या होगी 1 मीटर होगी। इसका मतलब कपल लगा है और वो सेंटर पे भी नहीं है, क्योंकि अगर कपल होता है और सेंटर होता है तो m/4 की कंडीशन लगती है, बट सेंटर पे नहीं है, मतलब कि ए बी डिस्टेंस पे, इसका मतलब यहाँ पे भी कपल का ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला आप लोग क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं यहाँ पे प्लस
एम बी ब्रैकेट 3a माइनस एल बाय एल स्क्वायर। अब आप ये बोलेंगे कि मैं सी से डी की बात कर रहा हूं, मैंने हर जगह जब मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा था मैंने सारी वैल्यूज माइनस में लिए। जैसे कि अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, ए से बी गया मैंने माइनस में लिया, ए से बी मेरा लेफ्ट टू राइट था, ठीक। फिर बी से जब मैं सी गया, बी से सी, तब भी मैंने क्या लिया, माइनस में लिया। जब यहाँ पे सी से मैं डी जा रहा हूं तो मैंने माइनस में नहीं लिया, उसको प्लस में लिया। क्यों लिया? तो मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हमारे कपल की बात होती है, एक होती है लोडिंग और एक होती है कपल। लोडिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई स्पान है और उस पर डाउनवर्ड ये लोडिंग लगी है, तो ये लोडिंग इस बीम को कैसे बाइंड करती है, ऐसे बाइंड करती है। तो इस बाइंडिंग को रोकने के लिए यहां से हमेशा एंटी क्लॉक लगता है, इसलिए माइनस लेते हैं लेफ्ट टू राइट। और राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं तो ये क्लॉक लगता है इसको रोकने के लिए, इसलिए इसको प्लस लेते हैं। तो जब भी डाउनवर्ड लोडिंग होती है तो साइन कन्वेंशन आपका ये चलेगा। बट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कपल, तो जब कोई कपल लगता है, जैसे ये स्पान है और इस पे कपल लग रहा है, तो ये कपल क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पान को रोटेट कर रहा है। मतलब अगर ये इसको रोटेट करेगा, इसका मतलब घुमा के ये इसको ऐसा कर देगा। और हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा तभी तो सेफ रहेगा। तो अब ये बीम को क्या कर रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, ये फेल करने का इसका तरीका क्या है, ये ऐसे घुमा रहा है। तो हमें इसको स्टेबल रखना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा पॉजिटिव, जिससे ये वापस से नीचे आ सके इस पॉइंट से। और यहाँ पे ये नीचे आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, जिससे ये एरो इसको वापस क्या ले जा सके, ऊपर ले जा सके। तो ये वाला पॉइंट नीचे लेके आएगा और ये ऊपर लेके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपनी सेम पोजीशन। तो ये बेसिकली रीस्टेट मूवमेंट है। इसका मतलब ये भी क्लॉक लगेगा और ये भी क्या हो रहा है, क्लॉक डायरेक्शन हो रही है। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन कि जब भी क्लॉकवाइज कपल होता है तो दोनों एंड से जो फिक्स्ड मूवमेंट निकलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका रीजन ये है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव लिखी है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं, फॉर्मूला है एम बी ब्रैकेट 3a माइनस एल बाय एल स्क्वायर। एम की वैल्यू, एम मतलब कपल जो कि यहाँ पे 50 दिया हुआ है, इनटू बी, बी की वैल्यू कितनी है, ए बी, बी मतलब कितना है यहाँ पे 3a, तो 3 इंटू ए कितना है 1 माइनस एल, एल कितना है 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहां से इसका जो फाइनल मूवमेंट निकल के आएगा वो फाइनल मूवमेंट हमारा निकल के आता है, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो 18.75, दैट मीन यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 18.75 किलो न्यूटन मीटर। तो ये निकला सी से डी के लिए। अब एक लास्ट मूवमेंट और बचता है फिक्स्ड मूवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम बार डीसी। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है, ए बी को रिप्लेस कर देना। बी को आप अंदर ले जाइए 3 के साथ में और ए को बाहर कर दीजिए। दैट मीन कि प्लस का प्लस रहेगा, एम का एम रहेगा, यहाँ बी की जगह क्या हो जाएगा ए, और ये 3 के साथ क्या आ जाएगा बी माइनस एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। और इसमें आप सारा पूरा डेटा पुट करते हैं। दैट मीन कपल की वैल्यू आपके पास 50 है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, एल आपके पास 4 है। ये वैल्यूज आप इसमें पुट करते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका फाइनल मूवमेंट निकल के आएगा प्लस 25 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड स्टेप में इसके फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं और फर्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ बुक्स जब आप खोलेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फर्स्ट स्टेप में हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल लेते हैं और सेकंड स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं। तो बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप कोई सा भी स्टेप पहले कर सकते हो। तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, देन फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाला। अब जो थर्ड स्टेप हम निकालेंगे उसमें बेसिकली ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो थर्ड स्टेप इन पे डिपेंडेंट है, तो इनको हमको पहले निकालना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसका नाम है फाइनल मूवमेंट्स कैलकुलेशन। सो अब जो हमें कैलकुलेट करने हैं वो हमें फाइनल मूवमेंट्स निकालने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल चुके हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकल चुके हैं। अब उनका यूज करके हम लोग फाइनल मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिकली एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है। और फाइनल मूवमेंट्स के लिए टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, जैसा आपको कंटिन्यूअस बीम दिया रहता है, राइट, जैसा भी फॉर्म में आपको कंटिन्यूअस बीम दिया है, आपने एज इट इज बीम ड्रॉ किया और बीम के बाद आपने क्या किया, जो आपका ए पॉइंट था आपने ए पॉइंट को लेके एक वर्टिकल लाइन ले ली, फिर आप बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट को लेके आपने एक वर्टिकल लाइन ले ली, फिर आपने सी पॉइंट को लेके एक वर्टिकल लाइन ले ली, और फिर लास्ट में आपने डी पॉइंट को लेके एक वर्टिकल लाइन ले ली, राइट। सो ए जो हमारा था वो सिंपली सपोर्ट था, बी जो था वो भी हमारा सिंपली सपोर्ट था, उसके ऊपर ज्वाइंट भी है, सी ज्वाइंट था और साथ में सिंपली सपोर्ट भी था, और लास्ट डी आपका क्या था, फिक्स सपोर्ट था। और इसमें ई एक जो पार्ट था वो ओवर हैंगिंग पार्ट निकला हुआ था, जो ए से ई के लिए जाता, राइट। सबसे पहले हम लोग बीम के फॉर्म में एक टेबल टाइप की बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमने फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट की थी जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकाले थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने कहाँ निकाले थे, हमने बी ज्वाइंट पे निकाले थे और सी ज्वाइंट पे। दैट मीन हम बी ज्वाइंट के ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, सी ज्वाइंट के ऊपर भी एक बॉक्स बनाएंगे,
बी ज्वाइंट में जो आपने फैक्टर निकाले थे, एक निकाला था आपने बी ए मेंबर के लिए जो कि था 2/3, फिर एक था बी से सी मेंबर के लिए जो कि था 1/3, और फिर निकाला था आपने सी से बी के लिए 1/2 एंड सी से डी के लिए 1/2। वो फैक्टर्स बेसिकली आप इस बॉक्स में मेंशन कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो आपने फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाले थे, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपने कैसे निकाले थे, एई मेंबर के लिए आपने निकाला था प्लस में 5.625, राइट। उसके बाद आपने ए से बी मेंबर के लिए निकाला था -8.89, तो आपने यहां 8.89 लिख दिया। फिर आपने बी ए मेंबर के लिए एम्बर बी ए निकाला था 17.77 जो कि पॉजिटिव था। फिर आपने बी से सी मेंबर के लिए निकाला था 13.33 जो कि नेगेटिव था। फिर आपने निकाला था सी बी प्लस 13.33, और उसके बाद निकाला था सी डी प्लस 18.75, एंड लास्ट डीसी निकाला था जो कि प्लस का 25 था। दैट मीन कि सबसे पहले आपने बीम को लेके एक टेबल ड्रॉ किया, फिर आपने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेंशन किए, और उसके बाद उसके जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट सेकंड स्टेप में निकाले थे वो सारे आपने मेंशन कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे और इससे हम फाइनल मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो सब सिंपल तरीका है। सबसे पहले कभी भी आप जब एमडीएम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब इसकी ये टेबल को सॉल्व करने की बात आती है, तो कभी भी आपको पहले लेफ्ट हैंड को देखना है और फिर राइट हैंड को देखना है, या पहले राइट हैंड को देख लीजिए और फिर लेफ्ट हैंड पे देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड पे बात करता हूं, तो मेरा ए सपोर्ट था, ए पे आपका क्या था, इसके साथ साथ में आपका ओवर हैंगिंग पे था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एई क्या कह रहा है, ओवर हैंगिंग जा रहा है, और ओवर हैंगिंग पे मूवमेंट कितना आ रहा है, 5.625 आ। दैट मीन ओवर हैंगिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये ओवर हैंगिंग, और यहां पे कितना आ रहा है, 5.625 का मूवमेंट आ रहा है। दैट मीन कि अगर आपको इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो इधर 5.625 है, मतलब इधर भी अगर 5.625 लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर यहां बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो कभी भी जब आप ओवर हैंगिंग की बात करते हो, यहां पे जितना भी मूवमेंट लगा रहता है, उसको आपको क्या करना है, ये राइट साइड में, उस सपोर्ट के राइट साइड में भी सेम वैल्यू को यहां पे ले लेना। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना। अगर ये पॉजिटिव है, इसको माइनस में लीजिएगा, नेगेटिव लीजिएगा, और अगर ये नेगेटिव होती तो हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, दैट मीन ये कैसे लग रहा है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, वो एंटी क्लॉक लगेगा, माइनस लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको -5.625 ले लिया। तो ओवर हैंगिंग जब भी होगा, जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आपको राइट वाले एंड पे करना है, उसकी सेम वैल्यू को लेना है। तो पहले मैंने ये सेम ले लिया। अब इसके अलावा और क्या हो रहा है, उसके अलावा ये हो रहा है कि जो ए सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है, ना वो ज्वाइंट है ना वो फिक्स्ड है, वो कौन सा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है। और हमें ये पता है कि कभी भी किसी भी सिंपली सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, या हम कोई रोलर सपोर्ट की बात करते हैं, या हम कोई हिंज सपोर्ट की बात करते हैं, इन तीनों के ऊपर जो मूवमेंट की वैल्यू होती है, वो मूवमेंट कितना होता है, वो मूवमेंट 0 होता है। लेकिन यहां पे आपका कितना लिखा है, -8.89, जबकि होना क्या चाहिए, वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब 8.89 को आपको क्या करना पड़ेगा, 0, तो आप क्या करेंगे, आप +8.89 लगा दें, क्योंकि एमडीएम के अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पे कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रहा है, तो उसको 0 करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सेम मूवमेंट वहां पे अप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइन की तरह, जिससे उसका जब सम करें तो बेसिकली वो 0 हो जाए। ये अकॉर्डिंग टू एमडीएम। सो हमने यहाँ पे 8.89 नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हो रहा था, जो कि यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तो उसको 0 करने के लिए +8.89 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब जब +8.89 में एक्स्ट्रा अप्लाई करूंगा यहाँ पे, और मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई क्या किया, 5.625, इसको बैलेंस करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे कोई मूवमेंट अप्लाई करता हूं, तो मैंने जो लास्ट लेक्चर्स लिए हुए हैं उसमें बताया है कि अगर मैं यहाँ अपने मन से कोई मूवमेंट अप्लाई करता हूं, तो उसके जो दूसरा एंड होता है, उसका जो फार एंड होता है, उस पर क्या होता है, आधा मूवमेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैरी ओवर मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब 5.625 जो मूवमेंट मैंने अप्लाई किया, इसका हाफ मूवमेंट, तो हाफ क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो हाफ मूवमेंट कितना हो जाएगा, -2.81, ये ऑटोमेटिकली उसके दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो जाए, वहां पे डेवलप हो जाए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया 8.89, तो इसका भी हाफ मूवमेंट क्या होगा, दूसरे एंड पे डेवलप हो जाएगा। तो 8.89 का हाफ कितना होता है, डिवाइड बाय 2 करिए तो आएगा 4.445, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4.445, राइट। अब इसी तरीके से ये पूरा एंड की बात हो गई। अब दूसरे एंड पे आता हूं, जो दूसरा एंड है वो डी एंड। अब डी पे क्या देखिए, आपका जो सपोर्ट है वो कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, और हमें पता है कि सिंपली पे मूवमेंट 0 होता है, रोलर पे मूवमेंट 0 होता है, हिंज पे मूवमेंट 0 होता है, बट फिक्स्ड पे 0 थोड़ी होता है। इसका मतलब वो एंड फिक्स्ड है, उस पे मूवमेंट 0 नहीं होता, वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आता है, तो आ रहा है 25 का मूवमेंट, तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे 0 हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे 0 मूवमेंट नहीं डेवलप होता, वहां कुछ ना कुछ मूवमेंट वैल्यू डेवलप होगी लोडिंग की, वो कैपेबल है उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए, तो आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। सिर्फ हमको वर्क कहां पे करना है, अगर रोलर होता है, सिंपली होता है, हिंज होता है एंड पे, तो वहां पे हमें मूवमेंट 0 करना पड़ता है। यहाँ सिंपली था, हमने 0 कर लिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, वो एंड की बात होगी, इस एंड की बात होगी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए। अब इसका सम करिए, 5.625 एज इट इज आ गया यहाँ पे। ये यहां से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, टोटलिंग कर रहे हैं। इसका जब टोटल करेंगे तो ये 8.89 से प्लस का 8.89 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का 5.625। तो यहाँ पे ये सपोर्ट ओवरहैंगिंग थी, ओवरहैंगिंग की वजह से क्या होना था, बैलेंस। तो ये देखिए अब बैलेंस हो गया, दोनों तरफ सेम मूवमेंट हो गया, क्लॉक और एंटी क्लॉक में ये स्ट्रक्चर यहाँ बैलेंस हो गया। अब इसके बाद यहां से ये टोटलिंग करेंगे तो 17.77 माइनस 2.81 4.445 इनका सबका टोटल किया तो कितना आएगा, 19.405। उसको यहाँ लिख दिया। ये एज इट इज 13.33 माइनस में आ जाएगा, ये एज इट इज प्लस 13.33, ये एज इट इज 18.75 प्लस का, और इसके बाद ये प्लस का 25, ये एज इट इज है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने देखा कि यहां तो स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया, बट ये जो बी ज्वाइंट है यहाँ पे, ये भी ज्वाइंट है, इसके पास आ रहा है 19.405 और इस एंड पे कितना आ रहा है 13.33। तो इसका मतलब जो बी ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, ज्वाइंट बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बी ज्वाइंट कुछ ऐसा बना हुआ है और ये ज्वाइंट इस तरीके से बीम यहां जा रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19.405, राइट। और इस तरफ की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं बी ज्वाइंट पे, तो वो आ रही है माइनस की 13.33। तो यहां पे स्ट्रक्चर बैलेंस हो रहा है क्या, अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों, यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्लस में है बट ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, अनस्टेबल। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेबल करना पड़ेगा, और स्टेबल का मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस खत्म होना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करते हैं, इस खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, जो ज्वाइंट होता है उस पर क्या करते हैं, ये जो इधर की वैल्यू है 19.405, यहाँ की वैल्यू 13.33, तो प्लस 19.405 और माइनस 13.33 इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करके आपके पास एक वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड करके विद साइन जो भी आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, फैक्टर से। और वो फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे बी ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, तो बी से ए की बात कर रहे हैं, तो फैक्टर क्या है 2/3, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। इन दोनों के सम से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 2/3 इस फैक्टर से। तो जब इस फैक्टर से वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस 4.05 आएगी। तो यहाँ पे मैंने 4.05 यहां से लिखा। और माइनस कैसे आएगा, तो जब इन दोनों को मैं सम करूंगा तो बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, प्लस है, इसका मतलब रिजल्टिंग वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जिस साइन के साथ वैल्यू आती है कैलकुलेट होके, उसका अपोजिट साइन लेना है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरा प्लस आ रहा है तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस खत्म करना है। तो डिफरेंस खत्म करने के लिए मुझे अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। अगर मैं सेम साइन ले लूंगा तो वो तो ऐड होकर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, जबकि हम उस बैलेंस डिफरेंस को क्या करना चाह रहे हैं, खत्म। तो हमेशा अपोजिट साइन लेना है। अगर रिजल्टिंग आपका कैलकुलेट होकर प्लस आ रहा है तो आपको उसको माइनस लेना है, और माइनस आ रहा है तो आपको उसको प्लस लेना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये प्लस में आ रहा था तो माइनस लिया। अब इसी तरीके से फिर इन दोनों का टोटल किया, इन टोटल जो भी आएगा, अब अभी इससे पहले मैंने 2/3 से किया था, अब बी सी की बात करूंगा तो फैक्टर क्या है 1/3, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको 1/3 से। इन दोनों की जो भी डिफरेंस है वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस 2.35। इसी तरीके से अब मैं सी ज्वाइंट पे आऊंगा, ज्वाइंट सी की मैं बात करूंगा। सी पे भी कुछ इस तरीके से कंडीशन। सी के लेफ्ट में अगर मैं वैल्यू देखता हूं 13.33 है, प्लस 13.33। और सी के राइट में वैल्यू देखता हूं कितनी है, 18.75 प्लस 18.75। इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, दोनों पॉजिटिव। जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करूंगा सी के लेफ्ट वाले फैक्टर से, वो कितना है 1/2। प्लस में वैल्यू आएगी, जो भी आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16.04, और वो काय में आएगी, प्लस में, लेकिन आपको लेना काय में, माइनस, अपोजिट साइन के साथ लेना। तो मैंने क्या लिखा, माइनस 16.04। इसी तरीके से फिर मैं इसको ऐड करूंगा, लेकिन अब मेरा फैक्टर क्या होगा, सी से डी के लिए, तो सी से डी के लिए भी फैक्टर क्या है 1/2, फिर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे फैक्टर सेम है, इसका मतलब वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। तो यहाँ पे 16.04 आया, तो यहाँ भी देखिए आप माइनस में 16.04 आया। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ के फैक्टर सेम, जितना ट्रांसफर इस एंड पे हो रहा है उतना ही ट्रांसफर इस एंड पे हो रहा है, ये फैक्टर बताया। जबकि इधर पे अलग अलग वैल्यू आई थी क्योंकि फैक्टर अलग अलग। तो फैक्टर का जो यूज है वो यही है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट अप्लाई किया तो उसका लेफ्ट हैंड पे कितना पार्ट जाएगा और राइट हैंड पे कितना पार्ट जाएगा, ये कौन बताता है, ये फैक्टर बताता है कि लेफ्ट हैंड का मेंबर कितना कैरी कर सकता है और राइट हैंड का मेंबर कितना कैरी कर सकता है। और ये डिपेंड करता है उसके सेक्शन के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, उस मेंबर की, कि उसकी लेंथ कितनी है या उसका क्रॉस सेक्शन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये उस पर डिपेंड करेगा, उसकी एंड सपोर्ट कंडीशन कितनी है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये 50-50 जाएगा बिकॉज फैक्टर आपके सेम। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, राइट। आपने क्या किया, पहले ये टोटलिंग की, यहाँ का ये लिया, इन दोनों को ऐड किया, डिफरेंस आया, उसको इससे मल्टीप्लाई करके इस तरफ लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई करके इस तरफ लिख दिया, साइन को चेंज कर दिया।
इसी तरीके से इन दोनों को ऐड किया, जो आया इससे मल्टीप्लाई इस तरफ, इससे मल्टीप्लाई इस तरफ, प्लस का साइन था ऊपर तो नीचे माइनस का। अब लाइन बनाने के बाद क्या करना है, अब जाता है ट्रांसफर मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका कैरी ओवर कैसे जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 4.05 आया, इसका हाफ इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ हाफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, ये तो बैलेंस पहले ही हो चुका है। तो यहां से यहां पे कैरी ओवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैरी ओवर कहां जाता है, या तो फिक्स्ड सपोर्ट पे जाता है या तो ज्वाइंट पे जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका कैरी ओवर नहीं आएगा, बट ये जो 2.35 लिखा है इसके इस तरफ कौन सा है, ज्वाइंट है, मतलब ये इसको कैरी ओवर देगा। तो इसका हाफ लेंगे, 2.35 डिवाइड बाई 2 करके आप इधर लिख दीजिए। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू का भी हाफ इस एंड पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है। और मैंने क्या बोला, कैरी ओवर ज्वाइंट पे जाता है या फिक्स्ड पे जाता है। तो इसका कैरी ओवर मतलब हाफ इधर आ जाएगा, इसका हाफ इधर चला जाएगा। इसी तरीके से इसका हाफ क्या चला जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। अब मैंने बोला इधर कुछ नहीं था तो मैंने इसको जीरो कंसीडर कर लिया, इधर भी कुछ नहीं आया तो जीरो हो गया। इधर थोड़ी कोई कैरी ओवर आया, कि मतलब ये जीरो लेंगे, इसको जीरो लेंगे। फिर दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू है जीरो, दूसरी है -8.02। अब -8.02 और जीरो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8.02। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.346। फिर वही 8.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.67। माइनस था ऊपर तो नीचे क्या आएगा, प्लस। इसी तरीके से अब इस पे आ जाएंगे -1.017। इस तरफ जीरो है तो मतलब -1.017 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो आएगा +0.508। ये ऊपर माइनस था, नीचे प्लस हो जाएगा 0.508। इधर भी क्या हो जाएगा, 0.508, क्योंकि हाफ आप ही जाएगा। फिर लाइन बनाएंगे, फिर कैरी ओवर देंगे तो इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ इधर आएगा, इसका हाफ फिर इधर जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, फिर हाफ देने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। फिर इससे मल्टीप्लाई इस तरफ, इससे मल्टीप्लाई इस तरफ, इसको ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इस तरफ, इससे मल्टीप्लाई इस तरफ। फिर लाइन बनाएंगे, फिर हाफ ट्रांसफर करेंगे ज्वाइंट पे और फिक्स पे। और उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो इसको कितने टाइम्स आपको कैलकुलेट करना है, तो कम से कम इसको 5 टाइम्स कैलकुलेट करना है, या जब तक उसमें जीरो ना आ जाए। ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जा रही है। आप देखिए ना, यहाँ पे 4 कुछ था, फिर नीचे गए तो वैल्यू और कम हो गई, फिर 0 से 1.69 हो गई, फिर 0.22 हो गई, फिर नीचे जाते जाएंगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइन के साथ जब वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम एंड पे कैलकुलेशन करते जाएंगे ये वैल्यू जीरो तरफ जाती जाएगी, और जैसे ये जीरो हो जाती है उसके बाद आप इसको टोटल कर दीजिए। तो अगर मैं इसको जीरो तक कैलकुलेट करता हूं तो 6 से 7 कैलकुलेशन मुझे करने पड़ेंगे। 6-7 कैलकुलेशन का मतलब जैसे एक कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, फिर आपने चौथा ये कैलकुलेशन किया, ये नंबर्स। तो आप ट्राई करिए कम से कम 4 से 5 बार कैलकुलेशन का, क्योंकि 4 से 5 बार में ऑलमोस्ट आपकी मिनिमम वैल्यूज आ जाती है। अगर हम उसको जीरो तक कैलकुलेट करेंगे तो हमें 6 टाइम्स 7 टाइम्स करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो 4 से 5 में ऑलमोस्ट 0 वैल्यू आ जाती है, जैसे 0.22 आ गया, 0.11 आ गया, 0.021 आ गया, 0.021 आ गया। तो ये ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब अब मेरा जो आंसर निकलेगा फाइनल मोमेंट का, उसमें डिफरेंस भी सिर्फ इतना ही निकलेगा। जो एरर बचेगा, जितनी वैल्यू मैं लास्ट में छोड़ता हूं, इसका मतलब मेरा एरर भी आंसर में उतना ही होगा। तो जितना ज्यादा वैल्यू छोड़ोगे उतना ज्यादा एरर आ जाएगा, और जितनी कम वैल्यू छोड़ोगे उतना एरर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट मिनिमम पे लाने के बाद टोटलिंग करी। टोटलिंग का मतलब क्या हुआ, इसका ये टोटल तो पहले ही कर दिया था तो ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। इसका यहां से ये पूरी टोटलिंग शुरू करी, क्योंकि ये अपन पहले ही कर चुके थे। तो ये प्लस ये विद साइन में ऐड करते गया तो यहाँ पे आएगा 21.10। इसी तरीके से मैं जब इसको टोटल कर रहा हूँ तो ये भी क्या आ रहा है, 21.10। ये प्लस में, ये माइनस। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्वाइंट है, क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हो गया बैलेंस, यहाँ पे 21.10 और यहाँ -21.10, ये बैलेंस हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टेबल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल था। सी ज्वाइंट पे भी यहाँ से टोटलिंग शुरू की तो ये सबको ऐड किया तो 2.52, इस सबको ऐड किया तो -2.52, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। और फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट आता ही है, जब इसको पूरा यहाँ से टोटल किया तो यहाँ आया 16.37। तो इस तरीके से बेसिकली ये टेबल को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको एक ही कंडीशन को फॉलो करना है। और वो कंडीशन क्या थी कि पहले आप इस एंड को देख के बैलेंस कर दो, फिर उस एंड को देख के बैलेंस कर दो। फिक्स्ड है तो कुछ नहीं करना, उसके बाद टोटल करना है, उसके बाद सिर्फ ही ज्वाइंट पे आपको कैलकुलेशन करना है। पहले भी ज्वाइंट लिया, दोनों को ऐड किया, फैक्टर से मल्टीप्लाई नीचे लिखा, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नीचे लिखा, साइन चेंज किया, फिर इस ज्वाइंट पे चला गया, फिर लाइन बना के कैरी ओवर दिया, फिर वापस से वही दोनों को ऐड किया, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इस फैक्टर, और यही प्रोसेस चलती रहती है जब तक की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ना आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसके फाइनल मूवमेंट्स निकालते हैं, जो हम निकाल चुके हैं, जिसको हम एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे, और फोर्थ स्टेप जो रहेगी उसकी बात करते हैं।
स्टेप नंबर 4 की अब हम बात करेंगे, जिसमें हमको क्या निकालना है, रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। सो जब आप फाइनल मूवमेंट्स निकालते हैं, जब भी आप एमडीएम की बात करते हैं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करते हैं, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं बेसिकली वो आते हैं थर्ड स्टेप में मेन। बाकी जो रिएक्शंस निकालने का तरीका होगा वो हमारा वैसे ही रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट किया। तो रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ए सपोर्ट है, बी सपोर्ट है, सी सपोर्ट है और डी सपोर्ट है, तो ए सपोर्ट पे हमारी जो वर्टिकल रिएक्शन है उसको वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी सपोर्ट पे जो आपकी वर्टिकल रिएक्शन है उसको वी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी पे जो होगी वो वी सी, और डी पे जो होगी वो वर्टिकल रिएक्शन वी डी। सो लेट वी ए वी बी वी सी वी डी इज द वर्टिकल रिएक्शन एट द सपोर्ट और एट द पॉइंट ए बी सी डी। राइट, अब सबसे पहले मुझे वी ए निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूं कि जब भी मुझे ए पॉइंट की रिएक्शन निकालनी है तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बी है। इसका मतलब हम किसके अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। राइट, ए निकालना है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अबाउट आप मूवमेंट ले लीजिए। और उसके अबाउट मूवमेंट लेने का मतलब होता है कि मैं बी के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, इसका मतलब मैं बी पे खड़ा हूंगा और मैं कहां पे देखूंगा, लेफ्ट हैंड पे देखूंगा, क्योंकि मुझे ए निकालना है। मतलब बी पे खड़े होके मुझे लेफ्ट हैंड पे देखना है। तो लेफ्ट वाले एंड पे अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले मैं बी पे खड़ा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि ये यूडीएल है वो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब मैं बी पे खड़ा हूं तो डाउनवर्ड होकर ये कैसे आएगा मेरे पास, वो मेरे पास एंटी क्लॉक के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब यूडीएल कितने का है, 5 का है, इनटू कितने स्पेस पे लगा हुआ है, 1.5 पे लगा हुआ है, इनटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5/2, और प्लस आपका ये हो जाएगा 3। कैसे लिया मैंने, मैंने बोला मैं बी पे खड़ा हूं, ये यूडीएल नीचे की तरफ लग रहा है मतलब एंटी क्लॉक आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से जब भी मैं बात करता हूं तो नीचे डाउनवर्ड जाने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो माइनस, तो इधर पे माइनस लगा दीजिए पहले। राइट, और माइनस के साथ में कितने का यूडीएल है, यूडीएल में क्या लेते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस 1.5 इंटू डिस्टेंस बाय 2 1.5/2। लेकिन ये जो डिस्टेंस आपने हाफ ली वो सिर्फ कहां तक के लिए है, वो ए तक के लिए है, बट आप कहां पे खड़े हो, बी पे खड़े हो, तो आपकी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये भी तो ऐड होगी, और ये कितनी है 3, इसलिए मैंने इसमें +3 कर दिया। अब बी पे खड़े रहेगा, इसके बाद आपको वी ए दिखेगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा प्लस, और कितना है वी ए इंटू डिस्टेंस कितनी है, वी ए यहां लग रहा है, आप बी पे खड़े हो मतलब बीच में डिस्टेंस कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद आप बी पे खड़े रहेंगे, उसके बाद ये 40 का लोड है, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब माइनस, तो माइनस का 40 इंटू आपकी 40 से आप तक की डिस्टेंस, बी तक डिस्टेंस कितनी है 1 हो गई। राइट, मतलब मैं बी पे खड़ा था, मैंने ये लोड ले लिया, ये रिएक्शन ले ली, मैंने ये लोड ले लिया, अब क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पे आने वाला फाइनल मूवमेंट और यहाँ पे आने वाला फाइनल मूवमेंट। तो यहाँ का फाइनल मूवमेंट और यहाँ का फाइनल मूवमेंट दोनों को जब मैं सम करूंगा तो वो क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बट आप बी पे खड़े हो और आप लेफ्ट पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा है वो मूवमेंट तो आपको लेना पड़ेगा। राइट, तो वो मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा कि वो बेसिकली मूवमेंट आपका कितना है। सो वो मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा, उसमें आपका आया था 21.10 कुछ मूवमेंट आया था, वो आपको लेना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, इधर आया था मतलब काय में आएगा प्लस में, तो प्लस का 21.10 ये मूवमेंट आप ले लीजिए। राइट, अब इसी तरीके से आप आगे जाएंगे, तो फिर आप इसमें जब करेंगे इसको इक्वेट करिएगा 0 से, और इक्वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपको वर्टिकल रिएक्शन वी ए मिलेगी, और वर्टिकल रिएक्शन आपकी वी ए कितनी होगी, तो वर्टिकल रिएक्शन आपकी वी आएगी 15.675 किलो न्यूटन। ये आपकी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए आने वाली है। क्या किया मैंने, मैं बी पे खड़ा हुआ, ये लोड नीचे जा रहा था, -5 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2 प्लस ये डिस्टेंस, उसके बाद ये ऊपर जा रहा था, प्लस का ये इंटू ये डिस्टेंस, उसके बाद माइनस का 40 इंटू ये डिस्टेंस। राइट, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे एक मूवमेंट ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, बट ये दोनों का सम जब मैं करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बी पे खड़े नीचे देखोगे तो आपको ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और दिखेगा, ये आपको लेना पड़ेगा, वही मैंने लिया 21.10 का। इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचता है, इक्वेट कर दीजिएगा 0 से, वी आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, आपको कौन सी निकालनी है, वीबी निकालनी है। वीबी निकालनी है मतलब बी वाली पॉइंट पे, इसके बाद कौन सा, सी पॉइंट। सो हम मूवमेंट आप किसके अबाउट लेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। ठीक, अब सी पे खड़े होकर फिर आपको लेफ्ट एंड पे देखना है, तो सबसे पहले क्या देखेगा, वही लोड आपको देखेगा, -5 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2 प्लस 3 और प्लस 4 और हो जाएगा। कैसे हो गया, अब मैं सी पे खड़ा हूं, अब फिर मैं इधर देखूंगा तो ये लोडिंग तो वही लगेगी, 5 इंटू 1.5 इंटू 1.5/2 यहां तक का डिस्टेंस होगा, बट अभी मैं यहां तक था तो मैंने ये +3 किया था यहाँ पे,
बट अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, सी पे, तो अब ये +4 और हो जाएगा, तो +3 +4 बढ़ जाएगा। अब वापस सी पे खड़े रहेगा, उसके बाद आप क्या देखते हैं, ये वीए जाएगा ऊपर जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो प्लस का वीए इंटू वीए यहां लग रहा है, आप सी पे खड़े हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3 + 4 मतलब कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद ये 40 का लोड डाउनवर्ड मतलब -40 इंटू 40 से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 1, बट आप सी पे खड़े हो तो 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। राइट, फिर आप यहीं पे खड़े रहिएगा, उसके बाद आपको वीबी दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब प्लस का वीबी इंटू सी तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4। उसके बाद आपका यूडियल लग रहा है और वो नीचे जा रहा है मतलब माइनस कितने का यूडियल है, 10 का यूडियल है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, इंटू 4 इंटू डिस्टेंस बाई 2 मतलब 4/2। राइट, तो ये हो गया डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बाय 2, तो 4 इंटू 4/2 आपने ले लिया, और यहीं पे खड़े हो मतलब सिर्फ 4/2 डिस्टेंस लेंगे। अब आप यहीं खड़े रहिएगा, आपने ये लोड ले लिया, आपने ये रिएक्शन ले ली, आपने ये लोड ले लिया, आपने ये वाली रिएक्शन ले ली, आपने ये भी लोड ले लिया। अब इसके अलावा आपको एक ये मूवमेंट एक ये मूवमेंट दिखेगा, तो इन दोनों का सम 0। उसके बाद एक ये मूवमेंट देखेगा और एक ये मूवमेंट देखेगा, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 0। बट आप सी पे खड़े हो, एक यहाँ का जरूर मूवमेंट आपको देखेगा नीचे, वो मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा, और वो मूवमेंट आपके पास कितना निकल के आया था, वो आपके पास था +2.52। इसको इक्वेट करिए 0 से। जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू निकल आएगी वो वीबी की वैल्यू निकल के आएगी, और वो आ रही है आपके पास कितनी, 56.47 किलो न्यूटन। ये आपके पास वी की वैल्यू आएगी 56.47 किलो न्यूटन। राइट, तो वो हमारी वीबी निकाले। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वीसी निकालना है। तो नेक्स्ट रिएक्शन सी निकालना है, मतलब अब मैं किसके अबाउट ले लूं, मैं डी के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं। तो अब मैं सी निकालने के लिए मुझे डी के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो मैं डी के अबाउट ले लेता हूं। तो अब डी के अबाउट कैसे लेते हैं, तो लिखेंगे यहां पे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी। राइट, डी के अबाउट मूवमेंट लेना है मतलब डी पे खड़े हो जाइए और लेफ्ट में देखिए, सबसे पहले क्या दिखेगा, वही 5 का लोड नीचे आएगा, -5 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 1.5 इंटू डिस्टेंस 1.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 था 4 था। राइट, अभी आपका लोड यहां तक था, यहां तक की डिस्टेंस हो गई, ए के बाद ये 3 हो गया, फिर ये 4 भी हो गया। अब आप कहां पे, डी पे खड़े हैं, तो +4 और हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 + 4 8 हो गया, और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो सीधा आप यहां पे लिख दीजिए 11। उसके बाद आपकी वीए की रिएक्शन, तो प्लस का वीए इंटू वीए से लेके आप डी तक की डिस्टेंस देखिए, तो 3 + 4 + 4 मतलब वो भी कितनी हो जाएगी, 11। उसके बाद आपका एंटी क्लॉक में 40 का डाउनवर्ड लोड लग रहा है, तो -40 इंटू इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 40 से ये 1 हो गया, और डी तक 4 + 4 मतलब कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद वीबी लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस वीबी इंटू वीबी से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8। राइट, उसके बाद वीबी के बाद आपका डाउनवर्ड यूडियल लग रहा है, मतलब -10 इंटू यूडियल कितने पे लग रहा है, 4 पे लग रहा है, इंटू कितनी है डिस्टेंस, 4/2, और इस 4/2 में प्लस और क्या हो जाएगा, +4 और हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूडियल लिया आपने 10 इंटू 4 इंटू 4/2, वो सी तक का डिस्टेंस है, सी से डी, क्योंकि आप डी पे खड़े हो, तो आपका वो 4 प्लस और ऐड हो जाएगा, प्लस वीसी इंटू 4 और कर देंगे। वीसी लग रहा है ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज, वीसी इंटू डिस्टेंस कितनी होगी, 4, प्लस एक आपका मूवमेंट और लग रहा है कपल, जो कि क्लॉकवाइज लग रहा है 50। अब इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मैंने क्लॉकवाइज 50 यहाँ पे लिया है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक मूवमेंट है। जो लोड लेते हैं उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मूवमेंट बनाते हैं, बट जो ऑलरेडी मूवमेंट है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो कपल होता है वो ऑलरेडी अपने आप में एक मूवमेंट होता है, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना। दैट मीन क्लॉक लग रहा है तो प्लस ले लेना, एंटी क्लॉक लग रहा है तो माइनस ले लेना, और जितना उसका मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज ले लेना। तो यहाँ पे 50 था तो मैंने एज इट इज 50 ले लिया। अब इसके बाद मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मैं डी पे खड़ा हूं, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो आफ्टर ऑल एंड में क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी पे खड़े हो तो आपको डी का जरूर एक मूवमेंट लेना पड़ेगा, तो वो डी का मूवमेंट कितना है वो बस आपको लेना पड़ेगा। तो डी पे आपका जो मूवमेंट लग रहा था, वो अगर बात करते हैं, तो डी का आपका जो सम आया था वो आया था आपका 16.39, तो आप यहाँ पे बस प्लस में ले लेंगे, 16.39 का एक मूवमेंट आपका लग रहा है जो डी पॉइंट पे लग रहा है। उसके बाद सीधा आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा 0 से।
राइट। अब जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, वीए की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिएगा, वीबी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, सिर्फ आपके पास अननोन क्या रहेगा, वीसी। ये वीसी आपको निकालना है, और वीसी जब आप सॉल्व करेंगे तो वीसी की आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है कितनी, वो आएगी आपके पास 0.62 किलो न्यूटन, राइट। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 0.62 किलो न्यूटन के बराबर आ रही है। अब इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन हमें निकालनी है, और लास्ट रिएक्शन हमारी क्या बच रही है, वीडी बच रही है। बट अगर मेरे को वीडी निकालना है तो वीडी के बाद में कोई सपोर्ट है क्या, नहीं है, तो मैं उसके अबाउट मूवमेंट कैसे लूंगा। तो जब भी मुझे लास्ट रिएक्शन निकालनी रहती है तो मेरे पास जो उससे पहले का पॉइंट होता है वो उसके अबाउट रिएक्शन लेता है। तो डी रिएक्शन निकालिए तो उससे पहले पॉइंट कौन सा है, सी, तो हम किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, सी के अबाउट लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। और अब कहां पे देखेंगे, हमें डी निकालना है, मतलब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे, मतलब आप सी पे खड़े होके और कहां देखेंगे, राइट वाले साइड पे देखेंगे। तो अब मैं सी खड़ा हूं, अब मैं वहां देखूंगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, हर पॉइंट पे खड़े होके यहां देख रहा था, बट अब मैं सी में खड़े होके वहां देखूंगा। वहां देखूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, वर्टिकल रिएक्शन एंटी क्लॉक आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब माइनस वीडी। अब यहां से जरूर साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक हम लेफ्ट में देख रहे थे, तो लेफ्ट में क्या हो रहा था, ऊपर जाने वाले को हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, और नीचे आने वाले को क्या ले रहे थे, नेगेटिव। लेकिन जब राइट में देखते हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो साइन कन्वेंशन भी उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर आने वाला नेगेटिव हो जाता है और नीचे जाने वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो वीडी आपका ऊपर आ रहा है, मतलब आपको लेना पड़ेगा माइनस वीडी, और सी तक की डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, 4। और उसके बाद आपके पास कपल लग रहा है तो प्लस का कपल, और कपल में डिस्टेंस नहीं लेते हैं, मैंने पहले बता दिया है। उसके अलावा आप सी पे खड़े हो, तो सी पे खड़े हो तो आपको एक डी का मूवमेंट भी लेना पड़ेगा और एक सी का मूवमेंट भी लेना पड़ेगा। तो सी और डी का आप मूवमेंट लेंगे, तो सी पे आपका जो मूवमेंट था वो था -2.52, और आपका जो डी पे मूवमेंट निकला था वो था +16.39। इसको सीधा इक्वेट करिएगा जीरो से, और यहां से आपकी वीडी और लास्ट रिएक्शन वीडी निकल आएगी, और वीडी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15.96 किलो न्यूटन। ये लास्ट रिएक्शन आपकी आ रही है, और ये पूरी रिएक्शन निकालने के बाद आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, क्रॉस चेक करने के बाद आप, कई बार क्या होता है कि आप पूरी 3 रिएक्शन निकाल लेते हैं और लास्ट से वीडी बची हुई थी, तो कई बुक्स में आप लोग क्या करते हैं, टोटल लोड करते हैं, 3 रिएक्शन को उसमें से माइनस करते हैं और लास्ट वाली रिएक्शन निकाल देते हैं, ये इक्वेशन नहीं लगाते लास्ट रिएक्शन। लेकिन वैसे आप निकाल सकते हैं, बट कब निकाल सकते हैं, जब आप श्योर हैं कि तीनों रिएक्शन आपकी सही, क्योंकि अगर आप लोड में से माइनस करके चौथी रिएक्शन निकालेंगे तो आप चेक नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि फिर वो रिमेनिंग वैल्यू ही देता है, और वो रिमेनिंग वैल्यू जितनी है वो उतनी दे देगा, तो आपका चेक नहीं लग पाएगा। तो आप क्या करें, हम इसे निकालने का तरीका यही रखें, और इसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपकी रिएक्शन सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जब भी आपको इसको चेक करना है, क्या करिएगा, आपकी जो टोटल रिएक्शन होती है, जैसे वीए प्लस वीबी प्लस वीसी प्लस वीडी, ये जितनी भी रिएक्शन है आपकी, उनका जब सम करेंगे वो इक्वल आएगा किसके, टोटल लोड के, टोटल लोड के बराबर आना चाहिए। तो वीए प्लस वीबी, जैसे वीए आया 15.67, फिर वीबी आएगा 56.47, इसको ऐड किया आपने, उसके बाद आपके पास वीसी कितना था 0.62, और फिर कितना था 15.96। जब से सबको ऐड करोगे टोटल लोड के बराबर होना चाहिए। और टोटल लोड कितना लग रहा है, 5 इंटू 1.5 का एक लोड है आपका, 5 इंटू 1.5 पे, प्लस एक आपका 40 का डायरेक्ट पॉइंट लोड लग रहा है, प्लस आपके पास कितना है 10 इंटू 4 का ये लोड लग रहा है, और इसके बाद इसका कपल लग रहा है, कपल को नहीं लेना है, सिर्फ लोड को लेना है। तो ये सारे लोड जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 40 कर लीजिएगा, प्लस 40 80 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 1.5 हो जाएगा। तो ये पूरे लोड करने के बाद जो लोड जो आपके पास आएगा, जैसे 7.5, तो जो टोटल आपके पास 87.5 कुछ आ रहा है, आपकी टोटल रिएक्शन का सम भी कितना होगा, 87.5 ही होगा। थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंट हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये एक चेक करने का तरीका भी है जिसमें रिएक्शन चेक कर सकते हैं। सो अब लास्ट स्टेप अपना है, जिसका नाम है स्टेप नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, जो कि होगी बीएमडी, बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। बीएमडी, बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, जैसा आपको बीम दिया हुआ एज इट इज, पहले आप बीम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने बीम ड्रॉ किया, इस बीम में आपका ये पॉइंट ए आपने कंसीडर कर लिया, इसके बाद ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, राइट, इसके बाद सी पॉइंट हो जाएगा, और ये लास्ट वाला आपका डी पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, एक बेस लाइन बना लेते हैं, जिसके रेफरेंस में आपको बीएमडी बनाना है। और बीएमडी मतलब बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमने जो फाइनल मूवमेंट्स निकाले हैं, वो मूवमेंट्स
किस तरीके से कहाँ किस स्पान पे किस पॉइंट पे कैसे चेंज हो रहा है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इससे मिलता है। तो जब बीएमडी आप बनाते हैं तो बेसिकली ये दो पार्ट में बनता है। पहले बनता है फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आपने फाइनल मूवमेंट्स निकाले हैं उनका यूज करके बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर से फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आपकी लोडिंग लगी हुई है उसकी वजह से बनाया जाता है, और जब दोनों का बेसिकली जो रिजल्टेंट बनता है वो आपका फाइनल बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ उसका फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका जो ए पॉइंट पे मूवमेंट्स आए थे, आपको वो मूवमेंट चाहिए। तो ए पॉइंट पे आपका एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आया था और एक एंटी क्लॉक मूवमेंट आया था, और वो कितना आया था 5.625। दैट मीन यहाँ पे एक क्लॉक मूवमेंट लगेगा और यहाँ पे एक एंटी क्लॉक लगेगा। तो ये क्लॉक लग रहा है, ये एंटी क्लॉक लग रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस बीम को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप क्या करिए, एक ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइन बना दीजिए, और ये कितनी है 5.625 आपकी वैल्यू निकली थी, राइट। अब इसी तरीके से आप बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पे भी आपका एक क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट निकला था और एक आपका एंटी क्लॉक मूवमेंट निकला था। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे खड़े हैं और लेफ्ट की वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव और राइट की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो उस केस में हमेशा लाइन ऊपर की तरफ ही बनाई जाती है। और अगर किसी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं और इसकी लेफ्ट की वैल्यू नेगेटिव है और राइट की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, उस केस में लाइन कहां बनाई जाती है, नीचे बनाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि पहली वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है और दूसरी नेगेटिव है तो हमेशा लाइन ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ नेक्स्ट वाली माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी एरो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे भी लाइन आप कहाँ बनाएंगे, ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे। और यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आपकी कितनी निकली थी 21.10। तो यहाँ पे ये वैल्यू है 21.10, जो आपने बी पॉइंट पे मूवमेंट निकाले थे स्टेप नंबर 3 में। वहां पे आप देखिएगा फाइनल मूवमेंट आपका 21.10। इसी तरीके से आप सी पे जाएंगे तो सी पे आपकी जो वैल्यू थी, एक यहाँ पे क्लॉकवाइज थी और यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट था। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक में, और ये वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 2.52। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 2.52 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से आपने एक डी पे वैल्यू निकाली थी जो कि कितनी थी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, और वो कितना निकला था मोमेंट 16.39। मतलब यहाँ पे भी जो लाइन जाएगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ अपन बनाएंगे 16.39। तो सबसे पहले आपको एक बेस लाइन लेनी है जिसमें आपका ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट आपका बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया। ए पॉइंट पे लेफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव थी, राइट की आपकी नेगेटिव थी, तो ऊपर लाइन गई। सेम कंडीशन बी पे बन रही थी, वैल्यू ज्यादा थी, लाइन इसलिए थोड़ी बड़ी हो गई। फिर आप सी पॉइंट पे गए, यहाँ पे भी सेम कंडीशन प्लस माइनस की थी, वैल्यू थोड़ी कम थी तो लाइन छोटी हो गई। फिर डी पे गए तो यहाँ पे भी आपकी पहली वैल्यू प्लस की थी, इसका मतलब लाइन ऊपर ही जाएगी, तो यहाँ ऊपर गई। और 16.39 मतलब इस लाइन से थोड़ी छोटी लाइन होगी, बट इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से क्या होगी, थोड़ी बड़ी लाइन होगी। तो जो हम फर्स्ट लाइन बनाते हैं वो रेफरेंस हो जाती है, अगर वैल्यू ज्यादा है तो उससे बड़ी बना दीजिए और कम है वैल्यू तो उससे छोटी बना दीजिए। तो मूवमेंट की वजह से ये लाइन बन गई। अब इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला देते हैं। तो ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका ई था, इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी इस पॉइंट से मिल जाएगी, ये आपकी इस पॉइंट से मिल जाएगी और ये पॉइंट इससे मिल जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना बेसिकली ये बना आपका फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो अपने मूवमेंट्स की वजह से बना। इसमें हमने कहीं पे भी लोडिंग का यूज नहीं किया। तो ये बना हुआ है फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके ऊपर से बनेगा फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो लोडिंग की वजह से बनेगा। तो सबसे पहले हम याद रखें कि जो हमारा ओवर हैंगिंग वाला पार्ट होता है उसके ऊपर कभी भी लोडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लोडिंग की वजह से कोई डायग्राम नहीं बनता। उस लोडिंग की वजह से सिर्फ एक मूवमेंट आता है, जो रिजल्टिंग मूवमेंट होता है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, वो आया 5.625। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, और ये मैक्सिमम मूवमेंट 5.625। तो सिर्फ इसके लिए ग्राफ ऐसा ही रहेगा। इस पे लोडिंग की वजह से कुछ भी नहीं बनता, इस पे कोई फ्री बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम नहीं बनता, जो ओवर हैंगिंग पार्ट होता है। बट अब ए बी स्पान की बात करें तो ए बी स्पान पे बनेगा। ए बी स्पान पे कौन सा लोड है, पॉइंट लोड लगाओ। सो ए बी स्पान पे जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के लिए क्या किया, लोड के हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को क्या करिएगा, इस पॉइंट से मिला दीजिएगा ए से, और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिएगा। तो जब भी कंसेंट्रेटेड लोड लगता है, पॉइंट लोड लगता है, तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, उसकी वजह से ट्रायंगल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो पहले मैं बता चुका हूं कि उसका जब लोड लगता है तो उसकी वजह से जो फेलियर बनता है वो ट्रायंगल शेप का आता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपको बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जब ये ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट यहां तक होगी, यहां तक होगी, यहां तक होगी, यहां तक होगी। हाइट कितनी लेनी, तो यहाँ पे हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हमने टीएमटी में भी पढ़ा हुआ था, और वो हाइट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, WAB/L। इससे आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो जब मैंने इससे इसकी हाइट निकाली तो ये हाइट आ रही थी 26.67। इसका मतलब 26.67, 26 इस वैल्यू से भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू से ट्रायंगल थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने ऊपर तक बनाया।
राइट। तो हाइट निकाल के ट्रायंगल की हाइट आप पता कर सकते हैं, जो कि WAB/L से निकल जाएगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट BC स्पान पे जाता हूं, तो यूडेल लगा, यूडेल के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, पैराबोला। तो हम यहाँ पे पैराबोला बनाएंगे। अब पैराबोला जब बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने पैराबोला बनाया, ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला की हाइट मैंने थोड़ी कम रखी है, वो क्यों रखी है, क्योंकि ये पैराबोला की जो हाइट निकलती है वो हाइट कैसे निकलती है, WL² से। पैराबोला की हाइट हम निकाल लेते हैं, तो WL² से निकलती है। जब मैंने इसको निकाला तो यार ये 20 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब 20 क्या होगा, 20 इस 21 से कम होगा, इसलिए थोड़ा कम है, और इस 2.5 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये ऊपर ज्यादा है, इस लाइन से थोड़ा सा नीचे आ गया, राइट। तो इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया, क्योंकि इसकी हाइट जो आ रही है वो 20 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, कपल। और कपल की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कपल लगा रहता है, जैसे यहाँ पे आपका ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D और यहाँ पे एक कपल लगा हुआ है, तो कपल जब लगता है, जैसे इस पॉइंट पे कपल लगता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस बीम को ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने की वजह से ये वाला पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहां से ये ट्रायंगल शेप बनता है और यहां से ये ट्रायंगल, मतलब कपल जब भी लगेगा तो एक लेफ्ट में छोटा वाला ट्रायंगल, मतलब जो साइड छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा, लेफ्ट का ट्रायंगल नीचे की तरफ ड्रॉ होता है और राइट का जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होता है। कब, जब कपल लगा रहता है। अगर यही एंटी क्लॉक कपल होता तो इसमें कंडीशन पलट जाती है, आपका ये वाला नीचे जाता और ये वाला ऊपर चला जाता। तो कपल के केस में ये होता है। और कपल की अगर हाइट निकालनी है तो ये हाइट आपको निकालनी है, कपल की कितनी है, तो ये निकाल सकते हो MA/L से, ये TMT में मैंने आपको बताया हुआ। ये वाली अगर हाइट निकालनी है तो ये कैसे निकाल सकते हैं, MB/L से। MA/L मतलब M कपल की वैल्यू है जो कि 50 थी, A मतलब उसकी फर्स्ट डिस्टेंस 1 मीटर, डिवाइड बाय L मतलब जो उसकी टोटल डिस्टेंस थी 4 मीटर। उससे करेंगे तो ये हाइट आपको मिल जाएगी जो कि 12.5 कुछ आ रही होगी। इसी तरीके से आप ये वाली हाइट निकाल सकते हैं, वो आपकी हाइट कितनी आ रही है, वो 37.5 के अप्रॉक्स आ रही है, जो MB/L से निकल जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अपन डबल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो कपल यहाँ पे लग रहा था, इस कपल में यहाँ पे ये ट्रायंगल बन जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ के लिए ये ट्रायंगल 37 है, मतलब सबसे हाइटेड होगा, तो इसको आप इस तरीके से ये ट्रायंगल बना लीजिए। अब इसके बाद आपको हैचिंग करनी रहेगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पूरे को हैच कर दीजिएगा, और बाकी नॉर्मली दो लाइनों के बीच में सिर्फ हैच करना है, तो ये दो लाइन के बीच में हम सिर्फ हैच करेंगे। ये दो लाइन है तो यहाँ पे ये हैच हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये हैच होगा, इन दोनों के बीच में ये हैच हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये हैच हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट है तो ये पूरा हो जाएगा, राइट, ये भी पूरा हो जाएगा। इधर ये दोनों लाइनों के बीच में ये हो जाएगा, इधर इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा। दो लाइन के बीच में मतलब ये एक लाइन है और नीचे ये दूसरी लाइन है, जो फ्री बेंडिंग मोमेंट वाली लाइन है और जो फिक्स बेंडिंग मोमेंट लाइन है, उन दोनों के बीच में सिर्फ हैच होता है। और जो दोनों लाइनों के नीचे होता है, फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट और फ्री बेंडिंग मोमेंट, दोनों के नीचे जो पार्ट होता है इसको कॉमन एरिया कहते हैं। जैसे ये कॉमन एरिया है, ये यहाँ पे कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया, ये दोनों के नीचे आ रहा है। तो कॉमन एरिया क्या होता है, एक डायग्राम से प्लस मिलता है, एक से माइनस मिलता है, तो बेसिकली वो रिजल्टिंग जीरो हो जाता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसको हैचिंग कहते हैं। और हैचिंग का यहाँ पे मतलब है कि ये अपने फाइनल मूवमेंट्स है जिनके लिए हमें सेक्शन को डिजाइन करना है। और ये फाइनल मूवमेंट्स की वैल्यू आप इधर तरीके से यहाँ पे आपको, जैसे ये हाइट है, ये बेसिकली आपका फाइनल मूवमेंट है जितना मैंने हैच किया, तो ये फाइनल मूवमेंट आपका कितना आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है आपका 10.715, ये फाइनल मूवमेंट आ रहा है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए पर्टिकुलर आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए जिस पॉइंट पे लोडिंग लगी थी, और फिर क्या करिए, आप इस पॉइंट E से इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, जो सम आएगा वही बेसिकली रिजल्टिंग मूवमेंट। जैसे इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैसे लेंगे, तो कैसे हो जाएगा, जैसे ई पे यूडेल लग रहा था, अब इस पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ से यूडेल लग रहा है, तो ये कितना था यूडेल 5 का, इंटू कितने पे लग रहा था 1.5 पे, इंटू 1.5/2 प्लस अब यहाँ पे खड़े तो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी थी +2, राइट। अब यहाँ पे खड़े थे, इसके अलावा क्या लग रहा है, ये वीए रिएक्शन लग रही है क्लॉकवाइज, तो प्लस का वीए इंटू ये डिस्टेंस, ये कितनी है 2, राइट। फिर यहीं खड़े रहेगा, इसके अलावा क्या दिखेगा, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट सम जीरो हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब इस पूरी कंडीशन को आप सम करोगे तो वो 10.715 आ रहा है, वो फाइनल वैल्यू है। इसी तरीके से आप इसकी भी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है 8.19, ये बेसिकली ये रिजल्टिंग जो ये मैंने हैच किया ना, इसकी वैल्यू है ये 8.19। और ये 8.19 कैसे निकलेगा, तो आपने ये हाइट निकाली है WL² से 20, इस 20 में से इसको और इसको लेके एवरेज करके माइनस कर दीजिए। क्या करिए, आप जो आपने हाइट निकाली है WL² से 20 में से माइनस कर दीजिए जो इस तरफ की फिक्स वैल्यू है 21.10 और इसके उस तरफ की वैल्यू है 2.52, इन दोनों को एवरेज लेके हाफ करके इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 8.19 आएगा, वो यहाँ की वैल्यू होगी। लेकिन एवरेज करके आप कब माइनस करते हैं, जब सेंटर की वैल्यू चाहिए। जैसे ये सेंटर पे आ रहा है इसलिए मैं इसको एवरेज करके माइनस करके निकाल पा रहा हूँ, लेकिन ये वाला सेंटर पे नहीं था,
इसलिए मैंने इसके अबाउट मूवमेंट लेके निकाला, इसको मैंने माइनस करके नहीं निकाला। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद इस तरीके से आपने ये फाइनल मूवमेंट का ये कपल बना लिया है, यहाँ की वैल्यूज निकाल लीजिएगा, ये आपका पॉइंट डी हो गया। इस तरीके से आपका ये फाइनल बाइंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं, फाइनल बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आपको ग्राफिकली बताता है किस पॉइंट पे कितना मूवमेंट बेसिकली आपका डेवलप हो रहा है, राइट। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जिसमें हम एक डिफरेंट केस की बात करेंगे। थैंक यू।